हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। तो मम्मी जी आज फिर से हमारे साथ है हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा में कैसा है उसको लेकर बात करने के लिए। तो जैसे कि ये हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। उन लोगों के लिए फ्री है जिनके पास ओहिप कार्ड है, और ओहिप कार्ड उन लोगों के पास होता है जो यहाँ के सिटीज़न है या जो पीआर है या कोई वर्क परमिट पर है। जो विजिटर वीज़ा पे है या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे है उनके पास ओहिप कार्ड नहीं होता, तो उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम फ्री नहीं है। बट जैसे कि हम यहाँ पर है, हम पीआर हैं और हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, तो मैं आज मम्मी जी को के साथ बात करने आई हूँ रिलेटेड टू हेल्थ केयर सिस्टम। और यहाँ पर जो एमरजेंसीज होती है वो दो टाइप की होती है। एक है जो रेगुलर किसी को इमरजेंसी है, एक नॉर्मल इंसान को जो इमरजेंसी है, और एक है किसी प्रेग्नेंट लेडी को जो इमरजेंसी है। तो उन दोनों को अलग अलग वे में ट्रीट किया जाता है। तो मम्मी जी आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका कनाडा में आना कैसे हुआ, और आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमें बताएंगे तो हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। मेरे को हेलो फ्रेंड्स, मुझे आए 3 महीने हो चुके हैं। मेरी बेटी को 6 मंथ में बेटी हुई थी, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। तो मैं उसके बारे में इससे पूछती हूँ कि 6 मंथ में जो बेटी हुई कि तेरे साथ कैसे हुआ, तो ये आपको बताएगी कि हॉस्पिटल में कैसे ट्रीट हुआ, कैसे उसका देखभाल हुई, जल्दी हुई या लेट हुई, उस बारे में ये खुद बताएगी आपको। बताइए। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप या तो ओबी यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, उनको ले सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर स्टार्टिंग स्टेज पर ही, या ही मिडवाइफ होती है जैसे हमारे इंडिया में दाई बोलते हैं। हाँ, जो दाई होती है वो हाँ। मिडवाइफ होती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मिडवाइफ ही ली थी क्योंकि मेरी बहुत ही लो रिस्क प्रेगनेंसी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रेगुलर चेकअप से यहाँ पर क्या होता है कि महीने में एक बार रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं। यू आर राइट। और मैं अपने 6 मंथ्स के रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। एक्चुअली 5th मंथ में तो जैसा आपको पता है एक अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ, एक अल्ट्रासाउंड होता है, और वो की जो कि बहुत डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है जो इंडिया में भी होता है, और वो सब कुछ अच्छा था। 6 मंथ्स वाली प्रेगनेंसी में मुझे मेरा रेगुलर चेकअप था, मुझे जाना था, और मुझे पता लगा कि जो मेरा बेबी है, ठीक है, वो अब उस पर इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि मेरे हाई ब्लड प्रेशर से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी हाई ब्लड प्रेशर की, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ब्लड प्रेशर आपको कैसे हुआ, कैसे पता चला आपको? मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत नॉर्मल था, कोई सिम्टम नहीं आया था। मेरा रेगुलर चेकअप था और मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर नहीं, बेसिकली मेरी मिडवाइफ के पास गई, तो जो उसने मेरा रेगुलर चेकअप किया जिसमें वो साइज़ चेक करती है टम्मी का, कितना बेबी का साइज़ हो गया है, वेट चेक करती है मेरा, और मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि 170 था, जो अपर लेवल था 170 था। सिम्टम कोई भी नहीं थे? कोई सिम्टम्स नहीं, मुझे बिल्कुल भी इजी पीजी सब, मैं बहुत इजी चल रही हूँ, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है, ना कोई सिर दर्द है, ना कोई चक्कर आ रहा है, ना कोई ब्लरीनेस है, सब कुछ सही दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। और मिडवाइफ ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो 170 निकला। उसने हाथ वाली मशीन से किया, जो एक पंप वाली मशीन होती है जिससे हम ऐसे करके प्रेस करते हैं उससे। और फिर वो मुझे कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई आया है। तो आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसको भी ये लगा कि मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ हो। हाँ, यू आर राइट। तो वो एक कंप्यूटराइज्ड जो डिजिटल मशीन होती है वो लेकर आई। उसने उसके साथ चेक किया मुझे, और उसमें भी 170 के अराउंड मेरा ब्लड प्रेशर आया। तो वो बहुत ही घबरा गई थी मिडवाइफ। तो अकॉर्डिंग टू हर कि अब ये नॉर्मल नहीं लग रहा है कुछ, आपको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बता
आपकी देखभाल करती है। हाँ, रेगुलर चेकअप करती है। और जो नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं हम जैसे इंडिया में से वही करती है। जो सिजेरियन का कुछ ऑप्शन आता है तो वो डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो सिजेरियन सी सेक्शन कोई ऐसा कुछ नहीं करती हैं। तो उसने मुझे रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल में, जो कि मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल था, और जो मैंने ऑप्ट भी किया हुआ था अपनी डिलीवरी को रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे मिडवाइफ आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कहाँ नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हो, अपने घर पे करवाना चाहते हो या हॉस्पिटल में और या क्लिनिक में। तो मैंने जो ऑप्शन लिया हुआ था वो हॉस्पिटल का था। हाँ, तो मैं उस हॉस्पिटल में गई जो मेरे घर के नियर बाय हॉस्पिटल था, जो कि 10 मिनट्स ड्राइव पे था। तो हम्बर रिवर हॉस्पिटल था वो। हाँ जी, तो मैं वहाँ गई और उन्होंने मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड किया, बीपी चेक किया। तो उनको भी बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई कि जो डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीपी बहुत हाई है जिसका इम्पैक्ट बेबी पर आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 6 मंथ की जो है प्रेगनेंसी चल रही थी, अभी भी 3 महीने बचे हुए थे, 7 मंथ भी लगा नहीं था। और फिर उन्होंने मुझे हाई इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन में मुझे पहले मिडवाइफ से नॉर्मल हॉस्पिटल, फिर हाई जो इमरजेंसी हाई रिस्क वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें शिफ्ट किया गया, क्योंकि नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इतने छोटे बेबी की डिलीवरी नहीं होती है। वहाँ पर भी जैसे आपका 34-35 वीक के बेबी की डिलीवरी हो सकती है, बट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 31 के अराउंड थी। तो इसलिए मुझे हाई रिस्क हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ जाके उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया। तब जाके मुझे सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए। तो आप देख सकते हो कि रातों रात कैसा होता है। 31 नहीं 27 वीक का 27 वीक की प्रेगनेंसी थी। हाँ जी हाँ 27 31 तो अंबर में आके फिर हुआ था। हाँ, तो ऐसा हुआ। तो फिर हम हाई रिस्क हॉस्पिटल में गए और उन्होंने मुझे एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए मॉनिटर किया। रात के 10 बजे के अराउंड मैं हाई रिस्क हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी बाय एम्बुलेंस मुझे लेकर गई थी। और उसके बाद इन्होंने मुझे मॉनिटर किया सुबह तक, और उसके बाद मुझे आके जो हाई रिस्क डॉक्टर है उसने कहा कि आपकी इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ आने के बाद आपका कुछ बीपी डाउन हुआ? बीपी मेरा एक बार के लिए डाउन हुआ, नो डाउट, जिससे डॉक्टर्स और नर्सेस को भी लगा कि सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। बट वो जो डाउन हुआ वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर के लिए हुआ। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि पहले तो मुझे सिम्टम्स ही नहीं थे कि भाई कोई सिम्टम्स नहीं है और बीपी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, और एकदम से जो आपका बीपी लो भी हो गया है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, बट वहाँ पर फिर सिम्टम आए 1 घंटे के अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आए कि मुझे इतना तेज़ हेडेक हुआ कि अभी जैसे मेरा सिर फट जाएगा, तो मेरी नर्व्स फट जाएंगी। और वो जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल डॉक्टर्स को भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा वरिड थे कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, मतलब वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपी बहुत हाई है ज़्यादा है। तो उनकी कोशिश थी कि एक बार बीपी डाउन आ जाए जैसे तैसे करके, और वो ऑपरेशन कर देंगे। तो पूरी रात उन्होंने मुझे मॉनिटर किया, कोशिश की, बेबी को और आपको मॉनिटर किया। हाँ, बेबी को और मुझे मॉनिटर किया। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि, लेकिन बेबी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। नहीं, वो कुछ इम्पैक्ट नहीं आ पाया। यही टचवुड बेस्ट चीज़ रही है भगवान की दया से कि उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक रही उस सिचुएशन पे। पर जो मेरी हालत थी वो बहुत ज़्यादा ही बुरी थी,
क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी थी और एक नर्स थी जो मेरे पे लगा रखी थी 24 आवर्स के लिए कि मैं इमरजेंसी में हूँ। और जो मैं आपको उस रूम की भी सिचुएशन बता सकती हूँ कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो, आप प्रेग्नेंट हो और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो वो आपको एक प्राइवेट रूम देते हैं। तो मैं एक प्राइवेट रूम का टूर आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये रूम है जिसमें मैं एडमिट हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सोफ़ा है जिस पे आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर यहाँ पे सो सकते हैं रात को। और यहाँ पे मेरी नर्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल मैं ही वहाँ पर थी और सामने वो। तो ऐसा हुआ कि ये सब, जैसा कि मैंने आपको रूम टूर वगैरह भी दिखाया, जो प्राइवेट रूम होता है वो किस टाइप का होता है, कैसे उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो डॉक्टर सुबह आए 8 बजे के करीब। तब तक मेरा, फिर डॉक्टर ने आपको क्या बोला? आपका बीपी तब तक डाउन आया या नहीं? हाँ, मेरा बीपी तब तक आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि डाउन आ गया, मैं ये कहूँगी कि कंट्रोलेबल सिचुएशन में आ गया। पहले जैसे जो लेवल था वो 170 चल रहा था और सुबह 5 बजे के करीब वो 140 पे आने लग गया था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर्स आए। यहाँ पे ना एक टीम होती है डॉक्टर्स की। यहाँ ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर बस आके बोल देता है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइन कर दो और चलो। यहाँ पे एक टीम होती है और वो जो टीम है वो आपको गाइड करती है। हाँ, तो सब चीज़ें बताएगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हाँ, सब कुछ बताती है वो। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपसे मिलने NICU की टीम आएगी। अच्छा, वो बच्चे के लिए? हाँ, वो बेबी के लिए आती है कि वो आपको, उसने मुझे, जैसे NICU की टीम आई, उसने मुझे बताया कि जैसे ही डिलीवरी होगी आपको बेबी दिखाएंगे, जो कि फिर साथ साथ उनको दे दिया जाएगा बेबी को। बेबी के वो ले लेंगे, साथ वाले रूम में ही होंगे वो प्रेजेंस, और वो बेबी लेके NICU में ले जाएंगे चेकअप के लिए। हाँ, निकू में। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये थी कि ये इतने छोटे बेबी जो 25-26 वीक्स के भी बेबीज होते हैं और वेट इसका काफ़ी कम था। हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि 6 मंथ जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या ही वेट होगा। हाँ, 8th या 9th वाले उसमें जा करके फिर वेट बढ़ता बच्चे का। यू आर राइट। तो हमारे ताशी का कितना वेट था उस टाइम? ताशी का जो वेट था उस टाइम, जो प्रेगनेंसी के टाइम, वो था 908 ग्राम, 908 ग्राम। तो वो तो बिल्कुल ही कम था। हाँ, तो 1 किलो भी नहीं था। यूजुअली जो नॉर्मल डिलीवरी से भी बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो उनका वेट होता है वो 2.25-2.5 kg के होते हैं। बट यहाँ पे जो सिचुएशन थी वहाँ तो 908 ग्राम का बेबी था। पर कह दो भगवान की दया रही, सब कुछ ऐसी सिचुएशन में भी हमें जैसे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल गई। तो मैं कनाडा की ये बात कहना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी है, तो आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। हाँ, बेबी को करते हैं। 10-11 दिन के बाद तो मैं भी आ गई थी, तो मैंने भी देखा था वहाँ पे जा करके कि निकू में थी तो लड़की को कैसे रखा जाए। बिल्कुल अलग से रूम था उसका, सब कुछ अलग से था। मम्मा के लिए पंप भी रखा हुआ था, यहाँ पंप करो, अपना दूध निकालो और यहाँ पे दे सकते हैं आप, कितनी देर भी रह सकते हो। चेयर भी ऐसे रखी हुई थी कि आप आराम से लेट सकते हो उस पे। हाँ, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो मतलब 24/7 आवर्स वहाँ रह सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो आपके ऊपर है। नहीं तो केयर तो वे ही करेंगे, एक नर्स होती है उनके पास, वो भी मैंने देखा था। हाँ, आप सही कह रहे हो। एक नर्स 24 घंटे उसके ऊपर थी, उसको छोड़ के कहीं इधर उधर भी नहीं जा रही थी, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। हाँ, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इमरजेंसी में कैसी सिचुएशन रही, और NIC की टीम थी जो इन्होंने बताया कि
कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करती है नीकू की टीम। और इसके साथ एक और टीम थी जो एनेस्थीसिया की टीम थी। जैसे कि आपको स्पाइनल एपिड्यूरल लगता है, वो एक इंजेक्शन होता है जो आपकी स्पाइन में लगता है। तो उसको भी बताया गया। हाँ, उसको भी पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि वो कैसे लगाएंगे, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्यों लगाना पड़ रहा है, एवरीथिंग। लाइक ऐसा नहीं है कि आए लगाया चलो भाई। हाँ, हमारे तो ऐसे ही होता है। हाँ। कि ऐसे हो जाओ, आपके कमर में इंजेक्शन लगेगा वो सुन करने के लिए, क्योंकि मैंने भी अपनी बहू से ही सुना ये सारी चीजें। उसको भी ऐसे ही बेबी हुआ ऑपरेशन से, तो मुझे वहाँ का तो इसीलिए पता। यहाँ भी तूने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो फिर मुझे भी ये लगा कि या तो सब कुछ बताया जाता है। हाँ, यहाँ पे पहले आपको पूरा नोटिफाई करते हैं, पूरा समझाते हैं। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि 3 अलग अलग टीम्स आई मेरे पास कि भाई पहली डॉक्टर की टीम आई कि आपका इमरजेंसी में हमें डिलीवरी करनी पड़ रही है। दोबारा फिर NICU की टीम आई, NICU की टीम आई, जिसने हमें बताया कि हम बेबी को कैसे रखेंगे। और तीसरी टीम आई है एनेस्थीसिया वाली। और 8 बजे ये टीम्स आई मेरे पास, और 10 बजे ये मुझे सुबह के ले गए थे अपने ऑपरेशन थिएटर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रात के 10 बजे एडमिट हुई थी उस हॉस्पिटल में, हाई रिस्क हॉस्पिटल में, और अगले दिन की सुबह 10 बजे ऑपरेशन हो गया। के लिए तो मतलब 12 घंटे के अंदर ही आप देख सकते हो कि मेरी तो दुनिया ही चेंज हो गई थी। हाँ, जो कि मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी कि आज डिलीवरी हो जाएगी, क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता था वहाँ पे। हाँ, तो आफ्टर डिलीवरी मैंने इनको कॉल किया, इनको बताया। तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या फील हुआ कि एकदम से, अभी तो 6 मंथ ही चल रहा है? हमें तो फील क्या, हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया क्या नहीं। तो ये तो जब तुम्हारा फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो मुझे दिल में ऐसे होने लगा कुछ ना कुछ बात हो रखी है वहाँ पे। फिर तुम से बात हुई तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे नानी बन गए हो। फिर मैं एकदम वैसे भी रह गई, नानी कैसे बन गए। अभी तो 7th लगने वाला है, शायद 1 या 2 दिन के बाद लगना था 7th। हाँ। तो फिर मुझे भी एकदम ऐसे हो गया। फिर मैंने बेबी भी ठीक है और वो भी ठीक है। ऐसे ऐसे BP हाई हो गया था, वो कैसे हो गया था वो भी हमें टेंशन हो गई, BP ऐसे कैसे हो गया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे BP हो गया था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। टेस्ट कराने के बाद ही हमें पता चला कि ऐसे ऐसे BP है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर ये थी तो या भगवान का कुछ भी लगा लो कि उस दिन इसे डॉक्टर के पास जाना था रेगुलर चेकअप के लिए, तो ये पता चल गया। नहीं तो इसे पता क्या चलता, इसे तो रात को ही शायद पता चलता। हाँ, जब रात हो जाती, जब सिम्टम आए थे, तब सिम्टम्स आए, तब मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी में पहुंचना, मतलब सिम्टम्स आने के बाद पहुंचना और वेट करना डॉक्टर की, और ये सारे चेकअप्स होना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, तो मे भी कोई कह सकते हो कि आप देर भी हो सकती थी चीज़ों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब यहाँ ऑपरेशन करते हैं तो हस्बैंड को भी साथ में रखते हैं? हाँ, यहाँ पे ये है कि आपके हस्बैंड जो है उनको भी रेडी किया जाता है आपके साथ साथ। तो जैसे मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी किया गया 10 बजे, तो साथ के साथ दूसरे रूम में हस्बैंड को भी जो है, जैसे आप क्लोथ्स वगैरह और शूज में पहनने के कवर, कैप, ये सब दी जाती है ताकि वो भी रेडी हो जाए। और जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो हस्बैंड को बुला लिया जाता है, जैसे इंजेक्शन लग के लिटा दिया जाता है कि अब हम रेडी कर रहे हैं। हाँ, और ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहे हैं, तब हस्बैंड को साथ में बिठा दिया जाता है, ताकि मतलब आप सुन तो नहीं हुए होते, आप तो मतलब आप होश में होते हो, बातचीत कर सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। तो चाहे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, तो हस्बैंड की प्रेजेंस होती है साथ में। बहुत जरूरी है ये भी, क्योंकि हस्बैंड को भी उस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि जो आपकी वाइफ है, जो आपका पार्टनर है, वो किस दौर से गुजर से रहा है और कैसे दुनिया में बच्चों को लाया जाता है। मतलब ये कोई एक ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है। नो डाउट सबको करना है, बट ऐसा नहीं है कि वो जो सब कर रहे हैं कि वो इजी ही है।
ऐसा भी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NICU। जैसे कि मेरा जो बेबी है NICU में रहा मिनिमम 1.5 महीना, जब तक उसकी जो एज है वो 35 to 37 वीक नहीं हो गई थी, तब तक वो रही थी NICU में। तो फ्रेंड्स, मैं निकू के टाइम भी यहाँ कनाडा आ चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर निकू में जाके देखा कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ मैंने देखा कि एक पंप होता है जिससे माँ अपना दूध निकाल सकती है, तो वो भी अवेलेबल वहाँ पर था। और एक पंप उन्होंने घर के लिए दिया हुआ था कि आप वहाँ से निकाल के ला सकते हो यहाँ पर। और इतनी बड़ी चेयर थी यहाँ, वहाँ पर 2 चेयर रखी हुई थी। पेरेंट्स वहाँ पर रुक सकते हो, 24 घंटे के लिए भी रुक सकते हो बच्चे के पास। लेकिन हम कुछ घंटे के लिए जाते थे वहाँ पर। तो और मैंने अपने इंडिया में भी देखा है निकू का हाल, वहाँ के बजाय यहाँ बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल अलग से रूम, अलग से नर्स और सब कुछ अलग से ही था। हमारे को एक की दी हुई थी कि आप अपने बच्चे के पास किसी भी टाइम आ सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो। यू आर राइट। और यहाँ पर एक फैमिली रूम भी बनाया हुआ था। तो अगर आपको भूख प्यास, चाय, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाइए और अपने आप चाय बनाइए या कॉफ़ी बनाइए। वहाँ पर एक बहुत सारा बड़ा फ्रीज रखा हुआ था, उसमें सारी चीज़ें रखी हुई थी, उसका कोई पैसा नहीं था। तो वहाँ जाके अपना खाइए पिए, आराम से बैठिए, फ्रेश होइए और फिर आ जाइए। और नीचे काफ़ी बड़ा मॉल टाइप में कैफेटेरिया था। हाँ। तो उसमें आप कुछ भी खा सकते हो और अलग से कुछ खाना पीना है तो अगर आपको जैसे अलग से कुछ भूख लगी है, हाँ, चाय कॉफी, जैसे स्टारबक्स, कुछ ब्रांड्स भी थे वहाँ पे, जैसे स्टारबक्स हो गया आपका, कुछ भी खाना पीना है अलग से, हाँ। तो आप वो भी खा पी सकते हो। सेकंड कप हो गया, पिज्ज़ा, तो ये वाले कुछ ब्रांड्स थे वहाँ पे। तो आपको जब जो प्रेफरेंस है आपकी, आप उसके अकॉर्डिंग चूज करके खा सकते हो। पर उनकी टाइम पीरियड था खुलने का, बंद होने का, तो उनके टाइम तो अलग था। लेकिन हाँ। फैमिली रूम था, उसमें भी सारी चीजें रखी हुई थी, फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो उसमें भी आप और फ्रूट वगैरह, टी कॉफी, सारी चीजें थी। हाँ, तो रख सकते थे। और उसके बच्चे के ऊपर एक नर्स रखी हुई थी। उस नर्स को हम किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं, 24 घंटे में, रात हो या दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम अपने बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ। कितना वेट है बच्चे का, आज कितना उसको मील रखा हुआ दूध के लिए, और आज उसका क्या किया है, ब्लड वर्क, जो भी कुछ है, टेस्ट वगैरह जो भी कुछ है, हम उस नर्स से पूछ सकते हैं। इवन रात के टाइम भी बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपका मन घबरा रहा है। हाँ, और आप घर पर हो, रात के 2 बजे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है अभी, तो आप डायरेक्टली उस नर्स को कॉल कर सकते हो। तो बहुत बार मैंने भी ऐसा किया है कि रात के टाइम, जैसे दिन में तो मैं वहाँ चली जाती थी, ऑलमोस्ट सारा दिन मैं वहीं होती थी, उसी के पास ही, वहीं पे मैंने पंप सेशंस करना होता था। और फिर घर आके रात के जैसे 1 बजे 2 बजे, तो मुझे ऐसा रहता था कि मैं कॉल करूं, पूछूं कि बेबी कैसी है। जो ब्लड वर्क है यूजुअली यहाँ पे रात को होते हैं, 3 बजे या 4 बजे ऐसे होते हैं, तो मैं यूजुअली कॉल करती थी। ब्लड टेस्ट होते हैं जो, हाँ, यहाँ हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट, यहाँ बोलते हैं ब्लड वर्क। हाँ, तो इसमें हमें भी कंफ्यूजन होती है, शुरू में होती है, हमें बहुत होती थी कि ये ब्लड वर्क क्या है। पर अब थोड़ा सा आइडिया हमें भी बोलने का वही अंदाज आ गया है कि ब्लड वर्क बोलते हैं, ब्लड टेस्ट नहीं बोलते। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पर ऐसी जो थोड़ी डिफरेंट है। और वहाँ पर एक रूम भी ऐसे बनाया हुआ था जिसमें ये अपने पंप होते हैं, इनको आप सैनिटाइज कर सकते हो। यू आर राइट। हाँ। अलग से मशीनें लगी हुई थी, वो मैंने भी करना सीखा था वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे डिश वॉशर लगा होता है। आप उसमें पंप धो सकते हो और सैनिटाइज कर सकते हो, क्योंकि
जिन भी मदर्स को पंपिंग सेशंस का पता है या जिनको नहीं पता, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपको पंप करने के बाद उसको वॉश करना है हर बार और सैनिटाइज करना है। तो जैसे घर में भी 2-3 ऑप्शन है, या तो आप एक माइक्रोवेव वाला एक होता है सैनिटाइज, वो ला सकते हो, उसके अंदर अपने पंप रख सकते हो और सैनिटाइज कर सकते हो। एक मेथड है कि आप पानी बॉईल करके कर सकते हो, 10 मिनट के लिए पानी को बॉईल करो और उसके अंदर अपने पंप्स को डाल दो। तो हर सेशन के बाद ये करना पड़ता है। अगर आप दिन में 9 से 10 बार पंप कर रहे हो तो आपको 9 से 10 बार ही ये सैनिटाइजेशन करनी है। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी थी कि वहाँ पे एक सैनिटाइजेशन रूम था जहाँ पे डिश वॉशर लगा था जो 5 मिनट लेता था सैनिटाइज करने में। हाँ, जैसे कि हम इंडिया में बॉटल्स को सैनिटाइज करते हैं। बिल्कुल जो बच्चे की बोतल होती है, दूध वाली बोतल, हाँ, उसको उबालते हैं हम। हाँ। उबालना, यानी तुम बोलते हो सैनिटाइजेशन। यहाँ हम कहते हैं बॉईल किया। हाँ, बॉईल किया, तो वही ऐसे ही है, वही है। तो घर में मेथड और यहाँ पे दूध के लिए बोतलें भी मिलती थी, छोटी छोटी बोतलें, इनमें आप इकट्ठा करके स्टोर करके ला सकते हो। हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नियम था, अलग अलग उसमें खरीदो और अलग अलग मिलाते थे। यहाँ तो वे खुद देते थे। हाँ, बोतलें। तो यहाँ पर ये है जैसे कि आपको दोनों ही NICU का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो जो मेरे भाई का लड़का है वो इंडिया में पैदा हुआ था और उसको भी NICU में एडमिट करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर मेरी बेटी को। तो यहाँ पर ऐसा है कि पंप के बाद अगर आप दूध लेकर आते हो, अगर क्या मतलब आपको लेकर ही आना है तो दूध लाते हैं तो आपको एक मतलब बॉटल्स मिलती हैं जिसके ऊपर mls लिखे होते हैं, और आपको वहाँ पे स्टिकर लगाना होता है कि किस टाइम का दूध है, ये कितने बजे का है, कितनी तारीख का है, कितना हो। तो ये ऐसे मेथड्स थे जो उन्होंने हमें समझाए भी थे। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कि पंप अगर आप करते हो मिल्क तो उसको स्टोर कैसे करना है, कितने टाइम के लिए किस तरीके से करना है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे फॉर श्योर। ओके। और कैसा एक्सपीरियंस था NICU का आपका, जो आप बताना चाहो? जो मैं उसमें आई दूसरे उसमें, तो जब इसको दूध पिलाने लग गए हाँ, मैं आपको अभी इसका भी थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। तो अब जैसे हाई रिस्क में था मेरा बेबी एक टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए वो हाई रिस्क हॉस्पिटल के NICU में था, बट उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके एक सेकंड लेवल के हॉस्पिटल में भेज देते हैं। घर नहीं भेजते हैं, सेकंड लेवल के भेजते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। तो उसका रीजन होता है सेकंड लेवल का कि 1200 ग्राम तक का बच्चा हो जाएगा तब आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। हाई रिस्क वाले में छोटे बेबी को रखते हैं 1200 ग्राम से नीचे वाले को, यू आर राइट। और दूसरे वाले में 1200 से 1800 ग्राम तक के बच्चे को रखते हैं। रीजन है क्योंकि हाई रिस्क में और बच्चों का भी एडमिशन होना होता है, मतलब उनको भी आना होता है, उनको भी केयर की जरूरत है। और जो बच्चा है 1200 ग्राम से ऊपर हो जाता है तो इनके हिसाब से वो थोड़ा लो रिस्क में आ जाता है, तो इसलिए उसको एक सेकंड लेवल का हॉस्पिटल बोलते हैं। हाँ, तो सेकंड लेवल हॉस्पिटल का मीनिंग ये नहीं है कि वो बेकार हॉस्पिटल है, गंदा हॉस्पिटल है, नहीं, हॉस्पिटल सेम है हॉस्पिटल, बस वो हॉस्पिटल आपके घर के पास होगा, आपके एरिया का हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आप जल्दी से आ जा सकते हो, जैसे भी फैसिलिटी के हिसाब से आप वहाँ आ जा सकते हो। तो आप सेकंड लेवल के हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे, तो बताइए उस बारे में। उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर क्या था कि अच्छी तरह से केयर करते थे, एक नर्स वहाँ भी होती थी बच्चे के ऊपर। तो माँ जब जाती थी तो उसको स्किन टू स्किन करने के लिए बच्चे को भी दिया जाता था। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उसे कैंगरू केयर कहते हैं या स्किन टू स्किन। हाँ। तो बच्चे को दिया जाता था कि माँ अपने स्किन पे ऐसे रख के बच्चे को, बड़ी सी चेयर थी वहाँ पे, आराम से मम्मा लेटे या बैठे जैसे भी, और बहुत सारा बड़ा पिल्लो था उसके ऊपर, फीडिंग पिल्लो था वहाँ पे। हाँ। तो बच्चे को ऐसे रख के घंटा रखो, 2 घंटा रखो, वो अपनी मर्जी है जैसे भी। और फिर माँ के ऊपर ही ऐसे रखा बच्चे को फीड भी दे दी जाती थी कि अगर आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो तो आपके ऊपर ही हम फीड लगा देते हैं बच्चे के लिए। तो ऐसे भी था। यहाँ का ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने आप वे
2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते थे। अलग से बोतल होती थी, वो बोतल भी ऐसी होती थी, बच्चे को पिलाओ और फेंक दो। ये नहीं कि भाई तुम घर से अपनी बोतल ला के दो तब हम इसमें दूध पिलाएंगे। वो भी तब जब बच्चे को 5-6 दिन पहले जैसे घर भेजना, सब कुछ ठीक है बच्चे का वेट वगैरह सब कुछ, तो वे अपने आप ही शुरू कर देते थे कि अब इसको दूध पिलाना शुरू करें थे, तो पाइप के थ्रू पिलाते थे। उसमें बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है थोड़े दिन के लिए, ताकि वो बॉटल से पीना शुरू कर दे और घर पे मतलब पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली बॉटल फीड ले सके, बॉटल ले या फिर अपने माँ का नर्सिंग मतलब जैसे भी कर सब कुछ अपने हिसाब से मतलब बताती थी कि ऐसे ऐसे आपने दूध पिलाना है, ऐसे कुछ करना। मैं बल्कि हंसती थी वहाँ कि क्या ये दूध पिलाने के लिए भी बता रहे कि ऐसे दूध पिलाओ, ऐसे बच्चे को लो। मुझे भी ये बोल रहे कि ऐसे लेके ऐसे पिलाओ इसको। एक बार मैंने अपनी भाषा में बोल भी दिया, मुझे पता है इतने बड़े बच्चे की है कि कैसे पिलाना होता है, लेकिन उसे मुझे कुछ समझ में नहीं। हाँ, लैंग्वेज इशू होता है नो डाउट, थोड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सबको इंग्लिश आती है, हर टाइप्स के लोग यहाँ पर आए हुए, इमिग्रेशन यहाँ पर बहुत हो रखी है। बट हाँ, वो जैसे कंसल्टेंट होते हैं जो कि आपको सही तरीका बताते हैं कि बॉटल फीडिंग कैसे करनी है, ताकि बच्चे को ज्यादा गैस ना बने और उसको भी ठीक तरीके से महसूस हो कि वो अपनी माँ का ही दूध पी रहा है। हाँ, इसलिए भी तो थोड़ा टेढ़ा करके बच्चे को। हाँ, मतलब यहाँ पे हर चीज को ऐसे सिखाया जाता है, क्योंकि लोगों को जैसे नहलाने का, हाँ जैसे नहलाने के लिए कि आज इसका बाथ डे है, तो फिर हम गए, तो फिर उन्होंने पहले दिन तो अपने आप नहलाया कि ऐसे नहलाना बच्चे को, ऐसे नहलाना। मैं देख रही खड़ी होकर कि क्या बताने लग रहे, हमें सब पता है, लेकिन वे इसलिए बता रहे कि तुम्हें नहीं पता। हाँ। हम जैसे बड़े हमें तो पता है, तो यहाँ तो बच्चे अकेले रहते, तो उनको समझाने के लिए कि ऐसे नहलाओ बच्चे को, ऐसे टब में रखो, इस तरह बच्चे को ऊपर से हीट चला देते थे बच्चे की, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। 24 घंटे एसी चलता था वहाँ पे, तो उसके ऊपर हीट चला देते थे ताकि बच्चे को नहला रहे हैं तो ठंड ना लगे। तो कहने की बात यह है कि यहाँ मुझे फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी इस चीज के लिए। तो तभी तो हंसी तो आती होगी आपको भी क्या, क्यों हंसी इसलिए आती है, बातें बता रहे हैं, चीज को बताते हैं वे। हाँ। हर छोटी सी चीज को बताते, अब हम ऐसे करने जा रहे हैं। हाँ यार तुम करो, करने जा रहे हो। नहीं, वो जरूरी है। देखो, अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट इंडिया में भी हम कंसेंट लेते हैं, एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये वो लेकिन ये तो सब कुछ बता रहे हैं ना पहले कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा और उसका फायदा क्या होगा। फायदा दोनों चीजें बताते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि इंसान डिसीजन ले सकता है कि उसे कुछ करना है या नहीं करना है, या इजी वे पूछता है इंसान। तो ये चीज अच्छी है, और एक डिटेल में बताते हैं कि आप हर चीज को डिटेल में बताएंगे, हर चीज को। कोई भी चीज है वो जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आंसर देंगे वे। आधा घंटा एक नर्स के पीछे ये क्वेश्चन करते रहते, मैं तो बैठ के ऐसे देखती रहती थी, मैं क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि कल इसका बर्थडे होगा, कल इसका ये चीज होएगा, कल वो होएगा, यहाँ तक कि पोटी कैसे साफ करनी है। हाँ। डायपर कैसे लगाना है। हाँ। उन्होंने ये तक भी बताया, पापा को भी और मम्मा को भी। हाँ, दोनों को वो होती है, ताकि दोनों की दोनों को ट्रेनिंग दी जाए। तो फिर मैं रेगुलर तो जाती थी इसके साथ, तो मैं सारी चीजें देखती थी कि अब डायपर चेंज करना है, आप चेंज करोगे, पहले पूछते थे आप डायपर चेंज करोगे, अगर ये कहते हाँ तो ऐसे ऐसे करना। सारी चीजें उन्होंने मतलब बताया, डायपर तक भी कि ऐसे चेंज करना है। और फिर कपड़े मंगाने की, जैसे बच्चे को कपड़े पहनाने हैं तो हमारे तो कहते थे कपड़े ले आना। यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने पहले बोला कि कपड़े लाने हैं, प्रीमेच्योर वाले ही कपड़े लाने हैं। भाई हम यहाँ ढूंढते रह गए प्रीमेच्योर, हम तो दूसरे कपड़े लाए हुए थे नॉर्मल बच्चे के, न्यू बेबी के, तो लेके गए। नुका नहीं, ये नहीं, प्रीमेच्योर कपड़े लाओ। भाई हमें उस दिन 3-4 घंटे लगे ढूंढने में। वहाँ पता चला कि वहाँ पर मिलेंगे। फिर हम वहाँ गए तो
वहाँ से वे कपड़े लेके गए। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग प्रीमेच्योर बेबी के कपड़े ढूंढ रहे हैं, वॉलमार्ट में आपको इजीली मिल सकते हैं। तो कहीं और घूमने की बजाय आप सबसे पहले वॉलमार्ट जाएं, वहाँ प्रीमेच्योर बेबीज के क्लोथ्स मिल जाते हैं। और फिर बोतल की बात आई। हाँ। डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ब्राउन की बोतल लानी है। यू आर राइट, यस। ये एक डॉक्टर अच्छा ब्राउन ब्रांड की है। बोतल क्यों? हमें पहले यही सोचा कि क्यों, क्योंकि वहाँ जाके देखा मैं बहुत सारे ब्रांड की बोतलें थी, लेकिन डॉक्टर ब्राउन की फिर हम लेके आए। तो डॉक्टर ब्राउन की बोतल में एक अलग से ही कुछ प्रीमेच्योर बेबी के लिए पाइप दी हुई है। नहीं, प्रीमेच्योर का निप्पल। हाँ हाँ, प्रीमेच्योर का निप्पल लाना है। हाँ, ये नहीं नॉर्मल निप्पल, प्रीमेच्योर निप्पल। यस, यू आर राइट। मैं ढूंढ के मैं तो कहने लगी मैं क्या है यहाँ पे, पता नहीं हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो है, यहाँ पे लेवल्स होते हैं निप्पल्स के भी। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जैसे बच्चा बड़ा बढ़ता है तो निप्पल चेंज होते रहते हैं। यू आर राइट। हाँ, तो जैसे ये हमने एक निप्पल में ही निकाल दिया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये प्रीमेच्योर बेबी थी तो हमने उसके लिए प्रीमेच्योर निप्पल ही यूज किया। डॉक्टर ब्राउन की बोतल। और प्रीमेच्योर निप्पल से भी एक नीचे निप्पल आता है जिसका नाम है प्रीमेच्योर। अच्छा। तो वहां से हमने शुरुआत की। अब ये टॉडलर पे है, टॉडलर वाला जो निप्पल है वो यूज करती है, या लेवल 1 वाला जो न्यूबॉर्न के लिए होता है वो निप्पल अब यूज कर पा रही है। अब ये 3 मंथ्स की भी हो गई है, बट इसकी जेस्टेशनल जो एज है वो अभी देख लो 2 वीक्स की होगी, क्योंकि इसकी डिलीवरी डेट जो थी वो सितंबर में ही थी। बट जो ये बॉर्न हुई ये जून में ही बॉर्न हो गई थी, तो इस वजह से। और यू आर राइट, क्लोथ्स भी प्रीमेच्योर के एंड निप्पल भी। और तो ऐसा कुछ। तो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का जो कि है कॉस्ट। तो इन सब में क्या खर्चा है, क्या कॉस्ट है ये हॉस्पिटल? अब जैसे यहाँ से आप लोग एम्बुलेंस में गए और वहाँ पर आपको ऑपरेशन भी हुआ, सी सेक्शन, और बच्चा भी निकू मेरा, तो ये सब का आपको खर्चा कितना आया? आपको क्या लगता है क्या खर्चा हो सकता है इन सब का? मेरे हिसाब से तो, हमारे वहाँ के हिसाब से तो काफी खर्चा, क्योंकि कम से कम 1.5 महीने ये निकू में रही है। और ऑपरेशन भी हुआ है। चलो ऑपरेशन का तो अब अगर हम प्राइवेट कराते हैं तो कम से कम हमारा 6-7 लाख तो कहीं नहीं गया। ऐसा तो नॉर्मली इतना तो लगना ही लगना था। और अगर हम सरकारी में कराते, पर जितना ही छोटा बेबी था उस हिसाब से तो हमें भी हो सकता वहाँ प्राइवेट किसी अच्छे ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता। पर वहाँ के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती कि भाई क्या रहता, कितना रहता है। हाँ हाँ, लेकिन आपका यहाँ खर्चा कितना आया? तो हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट लगी है सारे प्रोसेस की, जो जैसे कि एम्बुलेंस से मुझे शिफ्ट किया गया लो रिस्क हॉस्पिटल से हाई रिस्क हॉस्पिटल में, देन मेरा सिजेरियन हुआ, सी सेक्शन हुआ, और उसके बाद मुझे मेडिसिन्स भी वहाँ पे जो खाने के लिए दी, और इसके बाद जो मेरा बेबी था वो भी 1.5 महीने NICU में रहा। बट इन सब का कॉस्ट था 0। अच्छा, यहाँ पे मेरा कोई खर्चा नहीं बिल लगा? नहीं, कोई बिल नहीं आया है। 0 कॉस्ट, कोई बिल नहीं है। जो सिर्फ खर्चा हुआ है वो है आपका पेट्रोल का, आने जाने का, अपने बच्चे से मिलने के लिए, खुद का। ओके। हाँ, खुद का, जिसमें आप जाते हो आते हो हॉस्पिटल में, वो खर्चा हुआ है। दैट्स इट। जब तक मेरा बेबी हॉस्पिटल में था मुझे पंप फ्री मिला है। मेरे को मतलब मैं पंप फ्रीली कर पाई हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी कॉस्ट देनी नहीं पड़ी। यहाँ पे मेरा एम्बुलेंस भी 0 ही हो गया, क्योंकि मैं इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी। वरना अगर मैं घर से इमरजेंसी में जाती एम्बुलेंस लेके तो वो मेरे को $45 का बिल बनता। पर यहाँ पे ये भी सिचुएशन नहीं हुई। तो इन सब प्रोसेस में मेरे जो खर्चा लगा है वो है 0। ओके। क्योंकि अगर आपके पास
ओहिप कार्ड है, अगर आप यहाँ पर कैनेडियन सिटीजन हो या फिर आप PR हो या वर्क परमिट पे हो और आपके पास ओहिप कार्ड है, तो आपका जो सारा कॉस्ट होता है हेल्थ केयर का वो होता है 0। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो में आपसे, इस पॉडकास्ट में आपसे अलविदा लेंगे। आपके लिए लेकर आएंगे और भी इंफॉर्मेटिव बातें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसका आंसर ज़रूर देंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ताकि जितनी डिटेल हम दे सकते हैं आप तक पहुंचा सकते हैं, हम ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी हेल्प मिले। अगर वो कनाडा आना चाहते हैं या वो कनाडा में ऑलरेडी हैं और वो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड उनके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू गाइस सो मच। मेरी वीडियो को फॉलो करना, लाइक करना और कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। Thank you so much.